नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। गार्गी चक्रवर्ती हूं मैं। और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। चलिए आज के मुद्दे के बारे में आपको बताते हैं। आज चर्चा का विषय क्या है। देखिए, बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर लागू करने की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, जिसे लेकर चुनाव आयोग आज पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर के पहले चरण की तारीखों का ऐलान कर सकता है। शाम को 4:15 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन होगा, जिसमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं। बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग की टीम ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद ही देश भर में एसआईआर का फॉर्मेट फाइनल किया है। सभी सीईओ को ऑफिशियल वेबसाइट पर पिछले एसआईआर के तहत अपडेट हुई वोटर लिस्ट अपलोड करने को कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर अब सियासी माहौल गरमाने लगा है। एसआईआर को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। ट्रांसपेरेंसी को लेकर, पूरी प्रक्रिया को लेकर, आइडेंटिटी प्रूफ को लेकर, नागरिकता के प्रूफ को लेकर, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या सभी वोटर्स को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे? ये एक बड़ा सवाल जो है वो वोटर्स के मन में आया बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब एसआईआर हुआ। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया है। वेबसाइट पर बकायदा इसको लेकर इंफॉर्मेशन भी जो है वो दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन बार बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। अगर किसी वोटर का नाम मतदाता सूची से किसी वजह से कट भी जाता है तो वह अपने दस्तावेज दिखाकर अपना नाम मतदाता सूची में फिर से ऐड ऑन करवा सकता है। जिनके नाम मतदाता सूची में पहले से है उन्हें किसी तरह के दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो कुछ इसी तरीके से है। लेकिन सवाल यही है कि एसआईआर पूरे देश में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, यानी 140 करोड़ की आबादी, तो कई सारे सवाल इस मुद्दे पर है। पहला सवाल यह है, एसआईआर नियमित प्रक्रिया, फिर क्यों बवाल जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुआ और इसका असर दूसरे राज्यों पर क्या होगा? और दूसरा सवाल, एसआईआर चुनावी हथकंडा का सियासी दांव है क्या? वही एसआईआर लागू होने से सीएम ममता क्यों परेशान? तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद जी जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ और भी मेहमान होंगे। खेमचंद जी, देखिए, एक टारगेट है कि पूरे देश में एसआईआर करानी है। शुरुआत जो है उन राज्यों से हो रही है जहां पर पहले विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की जाएगी, वोटर्स को कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाएगा, और उन बॉर्डर एरियाज जहां पर एक बड़ा मुद्दा इलीगल इमिग्रेंट्स का है, वहां पर प्रूफ किस तरीके से नागरिकता का और आइडेंटिटी का दिया जाएगा? जैन, आपके सभी दर्शकों को छठी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे करोड़ों पूर्वांचली वासी छठी पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही पावन पर्व है और कठिन कठिन आप कह सकते हैं व्रत करने के बाद और हमारी परंपराओं को निभा रहे हैं। बिहार में नहीं रह रहे हैं, बाहर भी रह रहे हैं, तो भी हमारी परंपराओं को निभा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो सवाल उठाया, देखिए, ये तो अभी जब ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन डिटेल देगा तो उसमें सारे विषय बताए जाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के नाते, पॉलिटिकल नेता के नाते, कि ये प्रक्रिया देश के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को होना चाहिए। उनको होना चाहिए जो यहाँ पे लेजिटिमेट तरीके से यहाँ के नागरिक हैं। उन लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो यहाँ के नागरिक नहीं है। उन लोगों को भी नहीं होना चाहिए जो हमारे बीच में दुनिया में नहीं है। उन लोगों को भी नहीं होना चाहिए जिनकी मल्टीपल वोट पड़ी हुई है। तो ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कंपलसरी प्रक्रिया है, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाली प्रक्रिया है, हमारे देश को आगे ले जाने वाली प्रक्रिया है, और हमारा जो संविधान है उसका जो मूलभूत है उसके भावना के अनुसार है। तो ये जरूर होनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। अब कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से टेक्निकलिटी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, तो ये उन्हीं का एक डोमेन है। खेमचंद जी, स्वागत तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन इससे करा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस में वोटर्स को कैसे लिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष के तमाम अलग अलग नेता, अलग अलग नरेटिव, बिहार में तो आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला चला गया, डेमोक्रेसी तक के ऊपर सवाल उठा दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल है, ममता जी तो कह रही हैं कि ये तो आप एनआरसी करा रहे हैं, तो कुछ और ही बता रही हैं इसे। नहीं पलक जी, भारतीय वोटर सभी इससे सेटिस्फाइड हैं।
जो नॉन भारतीय हैं उनको सेटिस्फाई करने की जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को उसमें दिक्कत है तो कोर्ट जा सकते हैं। जब बिहार के केस में आपने कहा सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर की प्रक्रिया को रोका नहीं, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए। तो सजेशंस तो हमारी सरकार हमेशा सजेशंस के लिए, सलाह के लिए, फीडबैक के लिए हमेशा ओपन है, ओपन रहेगी। और इलेक्शन कमीशन भी लगातार जो सजेशंस हैं, कंप्लेंट है, या किसी ने अपनी बात रखी है कि भाई हमारी गलत तरीके से वोट कट गई है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम लेजिटमेट तरीके से वोटर हैं या भारतीय हैं, तो उनको ऐड भी किया गया है और ऐड करने का पूरा समय दिया गया। ऐसा नहीं कि रातों रात ये प्रक्रिया ठीक है, पूरी हो गई। एटम बम और हाइड्रोजन बम वाले भी आ चुके हैं। एडवोकेट के शर्मा हमारे साथ नेता है कांग्रेस के। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। सवाल ये है कि बिहार में तो आपके फुस निकले, जो 2-3 बम बताए गए राहुल गांधी की तरफ से। अब ये तो पूरे राज्य के छोड़िए, अब पूरे देश के अंदर एसआईआर कराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर कौन कौन से बम जो है वो राहुल गांधी लेकर आएंगे, और क्या वो फुस होंगे या वो सच में फटते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं ना तो फुस हुए हैं ना फटने हैं। आप यदि किसी गलत के लिए आवाज उठाते हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ में जब आवाज उठाए थे तो हम 200 वर्ष फुस हुए थे, लेकिन हमने आवाज उठाना बंद नहीं किया था। हमने देश की आजादी के लिए लड़ाई करना नहीं छोड़ दिए। देखिए, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और कर्म यही कहता है कि जब जब देश के साथ, यदि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा, डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ होगा, तो हम लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। जीतना हारना वो सब ऊपर वाले के ऊपर है। यदि हमारे, बट हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। क्रांति हमारे बाप दादा के खून में था, हमारे पूर्वजों ने लड़ा, अब हम भी लड़ेंगे। अरे लेकिन अभी एसआईआर, अरे सर आप तो पता नहीं इतना पीछे चले गए। मैं आपसे अभी एसआईआर के मुद्दे के ऊपर वो कर रही हूँ, प्रवचन नहीं मांग रही आपसे मैं। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। के शर्मा जी, आप बहुत सारी मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं और हम बात करते हैं फैक्ट्स पर। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास इतने सारे फैक्ट्स थे एसआईआर को लेकर, तो वो कोर्ट क्यों नहीं गया? चलिए ठीक है, नहीं गए। फिर उसके बाद जो आपके, हम कह सकते हैं वहां पर प्रॉक्सीज गए थे, उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप महज एक कोई ऐसा वोटर ले आइए जिसका वोट वहां पर कटा हो एज अ एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं था। तो फैक्ट्स पर चलेगा ना देश। आपके महज कह देने से लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा ना। आपको फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। देखिए, फैक्ट्स हमने लाके जनता के सामने, हमने टेलीविजन पे भी दिया था और मीडिया के सामने भी हमने रखा था। और ऐसा नहीं है कि हमने कोर्ट में, लेकिन देखिए क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके लिए काम करती है सबको पता है। मैं उनपे, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने के बाद भी इंडिपेंडेंट नहीं है, गुलाम है। और ये हमें, आपने ये देखा होगा कि पूरे देश में यदि एसआईआर होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें खुशी होगी कि देश में एसआईआर को लागू किया जाए। बस गलत टाइमिंग पे हमने सवाल किया था और हमने कहा था इतने कम समय में एसआईआर को कराना पॉसिबल नहीं है। जो रियल मतदाता है, यदि किसी काम से या इलाज के लिए बाहर गए होंगे, तो इन स्टिपुलेट पीरियड में वो आकर अपने को सुधार करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अरे फिर के शर्मा जी, आप फिर उसके बाद सर प्रवचन नहीं सुनने व्यूअर्स को, वो फैक्ट्स मांग रहे हैं आपसे। आपको हमारा नहीं सर, आप और मैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल बातें करें, फिलोसफिकल बातें करें और बड़ी बड़ी बातें करें, ये वाली लड़ाई हो गई, स्वतंत्रता लड़ाई लड़ ली हमने, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ दी, उससे कुछ नहीं होगा। हमें फैक्ट्स पेश करने पड़ेंगे। आज हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स पर चलती है। चाहे जेनजी के लिए कुछ भी कह दिया जाए कांग्रेस की तरफ से, वो ऐसे ही प्रदर्शन करने नहीं आ जाएंगे। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप जब एसआईआर को लेकर बार बार ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, तो उसके फैक्ट्स क्या हैं? और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, न्याय मीडिया नहीं देगी ना, न्याय तो सुप्रीम कोर्ट देगा ना, अदालतें देंगी। ये पलक जी, ये पहली बात है, ये फैक्ट्स नहीं है, ये एविडेंस कलेक्शन की बात हो रही है। कहाँ है एविडेंस सर, कहाँ है एविडेंस? हाँ, अगर फैक्ट्स है तो कहाँ है एविडेंस कलेक्शन? आपने देखा होगा जिस तरीके से चुनाव कम समय में जो हो रहा था, एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही थी, उसमें इतना कम समय था, कोर्ट भी भागना, अपने मतदाताओं को जो सही जगह पे सूची में लाना,
और फिर अपने कैंडिडेट की तैयारी तो सर करवाना। मुझे आप एक बात आपने बताइए, उसको 3 गलत महीने ठहराया। का जो समय होता है, बीच में- गार्गी के आप एक सवाल पहले पूछना पूछ चाह रही है, लीजिए। गार्गी जी, बोलिए। आप पहले बोल लीजिए। ठीक है, आप गार्गी बोल एक सवाल लीजिए। मेरी सहयोगी मैं गार्गी बात सवाल करूं। पूछना जिस चाह रही तरह है से आप बोल रहे हैं कि फैक्ट्स नहीं, एविडेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आपने गलत ही ठहराया कि एसआईआर गलत है, उसको एक अलग ही रूप में आप लोगों ने इसको प्रेजेंट किया था। आज भी कह रहा हूं गार्गी जी गलत है, और इसको ये कैसे आज न कल गलत है? देश भी जानेगी, दुनिया भी जानेगी, और सबूत भी हमने दिया भी है और आगे भी देंगे। लेकिन नहीं, ये दिक्कत कैसे क्या गलत है? गार्गी इसमें तो जी? कोई ऐसी चीज आ ही नहीं रही सामने कि जिसको आप गलत कह सके। उसमें जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें हटाया जा रहा है, जो 18 के समय बाद बड़ा है उनको मूल्यवान ऐड होता किया है। जा रहा है। इसमें किसी अगर बाहर का कोई है तो उसको हटा के सिर्फ अपने जो नागरिक है उन्हें ऐड किया जा रहा है। इसमें गलत क्या है? टाइम इज वेरी प्रीसियस मैटर गार्गी जी, टाइम बहुत ही मूल्यवान होता है, और सही समय में, कम समय में अपने बातों को साबित करना और एक ऐसे तंत्र के खिलाफ में सबूत लाना जो तंत्र बिका हुआ है, जो किसी के लिए स्वतंत्र नहीं है और वो बीजेपी के गुलाम हो चुका है, और वैसे तंत्र के खिलाफ में सबूत इकट्ठा करना। आपको बताओ गार्गी जी, आपके खुद के झूठे केस में आपको साबित करने में झूठा हूं मैं, झूठा केस है, आपको वर्षों बीत जाएंगे, आपको पता नहीं है। इतना सारे सबूत होने के बाद भी निर्भया कांड में 8 साल लग गया कुछ था। भी उसको कुछ सजा भी देने में- के शर्मा जी, ये यहाँ बात पर मान कुछ के भी नहीं नहीं मानते बोलेंगे हैं। आप डिबेट आप में, कहीं आपके से पास कहीं जा फैक्ट्स रहे हैं। होने चाहिए। हम चर्चा लगातार जारी रख रहे हैं, लेकिन इस पर पक्ष विपक्ष के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। पहले दर्शकों को वो सुना देते। भारतीय निर्वाचन आयोग का ये स्वागत योग्य निर्णय है। एसआईआर ने बिहार में शानदार काम किया। एक मैराथन प्रक्रिया के बाद अब मतदाता सूची में विपक्ष ने जितना भी कोहराम पहले मचाया, लेकिन आखिरी मतदाता सूची पर बोलती सबकी बंद थी। पूरे देश में एसआईआर कराया जाना चाहिए और उद्देश्य बिल्कुल साफ है। कोई भी अवैध मतदाता इस सूची में शामिल नहीं हो, वैध मतदाता का नाम नहीं छूटे, और बखूबी एसआईआर ने इसे अंजाम दिया। एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना, ये उचित नहीं है। तो चुनाव आयोग को निष्पक्षता से देश में चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। किसी के पक्ष में चुनाव आयोग अगर सरकार के पक्ष में काम करता हुआ नजर आएगा तो इसका प्रतिकार विपक्ष करेगा। जी, मैं अब सवाल पूछना चाहूंगी खेमचंद्र शर्मा जी से कि ये बता रहे हैं कि ये गलत है, अभी भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एसआईआर में ऐसा कुछ गलत सामने नहीं होता दिख रहा है। इसमें एक डेटा लिया जाएगा, जो लोग नहीं है या डबल नाम चढ़ गए हैं उस पर थोड़ा सी चीजें की जाएंगी, कार्रवाई की जाएंगी। इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन अभी भी ये गलत ही कह रहे हैं। खेमचंद जी, ठीक है, लगता है खेमचंद जी का थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो फ्रीज हो गया है। ठीक है, के शर्मा जी आपके पास मैं आता हूँ। जी हाँ के शर्मा जी, अब आप बोलिएगा। मैं कहता हूँ कि कोर्ट का रुख आपने किया, कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, ये बात भी आप जानते हैं। कोर्ट की तरफ से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आ गया कि जो बिल्कुल ही चुनाव आयोग के बिल्कुल अगेंस्ट फेवर ना जाए या फिर आपके फेवर में ही सारी बातें आ जाएं। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि बड़ी जल्दबाजी में किया गया। नहीं तो जल्दबाजी में किया गया तो समय चाहिए, तो कितना समय चाहिए? ज्यादा समय दे देंगे तो वही बांग्लादेशी जो आज आधार कार्ड बना रहे हैं वो आराम से पासपोर्ट बनवा लेंगे, वो तमाम चीजें बनवा लेंगे। या तो आप घुसपैठ का इनडायरेक्टली समर्थन माना जाएगा। फिर यही तो एक मूल मुद्दा है ना, घुसपैठ से बचने का। के शर्मा जी पहले आप, फिर खेमचंद जी आपके पास आते हैं। आपका ऑडियो चला गया था। के शर्मा जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। के शर्मा जी। शिवम जी, एक एसएलपी फाइल करने जा रहा हूं। नागांव, आसाम का नागांव का केस है, जिसमें मदर और फादर जो है को इंडियन सिटीजन का सर्टिफिकेट मिल गया, उसके परिवार के सारे लोगों को मिल गया, सिर्फ उनकी बेटी को इंडियन सिटीजन। माँ बाप यदि इंडियन सिटीजन है तो वो एनआरसी के लॉ के तहत बेटी कैसे बाहर जा सकती है? ये अब इसके लिए हम एसएलपी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है बहुत सारे समय में, जब 20 साल 30 साल पहले जरूरत नहीं पड़ती थी, तो एक हमारा एक राशन कार्ड में नाम होता था और मतदाता सूची में नाम था, तो ठीक है हम वोट डालते थे। बट अब आपने कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ,
उसको लाने में टाइम लगता है, और जिस टाइम में वो नहीं ला पाई वो बाहर हो गए। लेकिन उसके लिए फिर हाईकोर्ट गए, असम हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट, और वहां पे हमारे फेवर में नहीं हुआ तो अब सुप्रीम कोर्ट अब आ रहे हैं। देखिए ये सब जो प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है। जो आपको कसाब की सारा दुनिया जानती थी कसाब उसमें खूनी है, और उसने खुलेआम 26 क्या किया मुंबई में, देखिए उसको सजा देने में कितना समय लग गया, फांसी देने में। आपको निर्भया कांड में क्या उदाहरण लेता हूं, 8 साल लग गए, सारी दुनिया जानती थी उसके खिलाफ। ये आप अपने समय के ही सारे उदाहरण दे रहे हैं जी। आपके खिलाफ मेरी केस झूठा फाइल कर दूंगा ना। अरे क्यों तो करेंगे आपको के शर्मा जी, फिर आपको साबित करने में कि ये शिवम जी बेगुनाह है। अरे भाई साहब, जो ये SIR लाया गया ना, उसमें बहुत लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं। पलायन हमारे बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। पलायन में जब लोग बाहर चले जाते हैं नौकरी करने, तो जिस समय SIR की सर्वे हो रही थी उस समय उनको छुट्टी नहीं मिला, उनको इतने पैसे नहीं थे जो वो सब काम छुट्टी छोड़ के, नौकरी छोड़ के, अपना वर्षों से जो नौकरी जिस कंपनी में कर रहा है छोड़ के यहाँ सर्वे को अटेंड करे। ऐसे भी बहुत सारे भाग केस तो हैं ऑनलाइन भी जिसके किया लिए गया ना, आपने कभी आवाज नहीं उठाते। ऑप्शंस तो दिए गए ना। मैं आपको वही कह रहा हूं कि क्या दिए भाई गए? आपको क्या कितना दिए गए समय ऑप्शन? चाहिए। मैं अब पश्चिम दिल्ली बंगाल का में तो कहता 2 हूं, साल क्या का समय ऑप्शन मांग दिए रहे गए? हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई, कि ऑप्शन- कोई जगह कहे कि हम कराएंगे ही नहीं तो फिर उसका क्या इलाज है। मतलब आपको कराना, आप अब बिहार में क्यों कराए? आप हाँ। दिल्ली से स्टार्ट कर लेते, राजस्थान से कर लेते, मध्य प्रदेश से कर लेते। आखिर बिहार में चुनाव के ठीक है 6 महीना पहले ये SIR कराना, ये एक गंदी नीयत और गंदी सरकार की नियत थी। इलेक्शन कमीशन खेमचंद शर्मा जी है, इसलिए उसके खिलाफ उन्होंने SIR को क्लीन चिट दिया है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आप काफी लंबे समय से सुन रहे हैं इनकी बातों को। जवाब देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने निर्भया की बात की। निर्भया कांड कब हुआ? कांग्रेस के जमाने में हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? समय लगा। मैं वही तो कह रहा हूं, अपने कसाब की बात करी, निर्भया की बात करी, वो सब अपने रेजिम शेखर भाई की निर्भया जी की बात की शिवम भाई। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसमें बहुत समय लग गया, तो आप ज्यूडिशरी पे सवाल उठा रहे, तो ज्यूडिशरी का रिफॉर्म आपने क्यों नहीं किया, और जब हम करने की कोशिश कर रहे थे तो आपने साथ क्यों नहीं दिया, उसमें क्यों हल्ला मचाया। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और रही बात SIR की, तो इसमें ये हमारे देश के नागरिकों का, हमारे रियल वोटर्स का अधिकार है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश के जो नागरिक, मूल नागरिक हैं, इंडिजिनियस नागरिक हैं, उनका ये अधिकार है कि जो दूसरे लोग उनकी सरकार बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करें, उनका कोई सहयोग ना रहे, उनका कोई इंटरफेयर ना रहे, उनका कोई अधिकार ना रहे। तो इसीलिए SIR प्रक्रिया बहुत जरूरी। हम सब जानते हैं करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो वोटर्स नहीं होने चाहिए, वोटर बने हुए हैं, और भिन्न भिन्न कारण हम सब जानते हैं। पर्टिकुलरली अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिला हुआ है। तो ये प्रक्रिया हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे इंडिजीनियस कल्चर के लिए बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। और किस तरीके से टेक्निकलिटी होंगी वो इलेक्शन कमीशन भी बताएगा, और इसका लाभ सबको मिलेगा, डाउन द लाइन सभी पार्टीज को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में इनको ऐसा लग रहा है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत इन्होंने कुछ लोगों को, जो विशेष तौर पे जो बांग्लादेश या रोहिंग्या हैं, ऐसे लोग वोटर्स बन गए हैं, उनका इनको नुकसान होगा। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप पॉजिटिव राजनीति करेंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे, तो आपको भी फायदा होगा, आपके आने वाली जनरेशन को फायदा होगा, आपके बच्चों को फायदा होगा, आपके अधिकारों को कोई विदेशी वहां पे गुट्टी मार के नहीं बैठेगा, आपकी जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। के शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि इतने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, जमा करने में समय तो लगेगा। नहीं, डॉक्यूमेंट तो नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट बताएं तो उसमें सभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट तो हम सब जानते हैं किस तरीके से, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में आके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेक्सस बना के बहुत सारे लोगों ने बनवा रखे हैं। इवन रोहिंग्या ने बनवा रखे हैं। आप दिल्ली और जम्मू या फिर आप बड़ी सिटीज में जो ऐसे इलीगल वर्कर्स रह रहे हैं या इलीगल लोग रह रहे हैं, उनके पास भी आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो कंप्रीहेंसिव इंक्वायरी से नहीं बनते, कंप्रीहेंसिव चेक से, बैकग्राउंड चेक से नहीं बनते, उनको आप रिलायबल डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते। तो कंप्रीहेंसिव चेक से बनने वाले डॉक्यूमेंट, जब जैसे पासपोर्ट बनता है तो उसका एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें अड़ोस पड़ोस से पूछा जाता है और अड़ोस पड़ोस फिजिकल वेरिफिकेशन सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो एक कंप्रीहेंसिव इंक्वायरी होती है। तो कंप्रीहेंसिव इंक्वायरी वाले डॉक्यूमेंट को मानना वो ठीक है, लेकिन ऐसे ही जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं जिनको कुछ नहीं, तो अगर खेमचंद जी आपका कहना है, आप खुद ही जो ये सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देश में ऐसा हो रहा है, इतने फेक आइडेंटिटी कार्ड्स हैं और सब कुछ है, तो फिर NRC ही करा लिया जाए। जब इतना कुछ हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा लूप होल हमारी कंट्री में है
तो ये तो फिर बहुत पलक ही जी- सीरियस है नेशनल सिक्योरिटी के लिए सर। पलक जी, उसके लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से एक पूरी डायरेक्शन, दिशा पूरी गवर्नमेंट को, पूरे सिस्टम को दी है कि जो इलीगल यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको वोट डालने का या उनको हमारे रिसोर्सेज पे कोई अधिकार नहीं है। हमारे रिसोर्सेज पे हमारे देशवासियों का अधिकार है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे गलत तरीके से अधिकार लिए हुए हैं, किसी भी तरीके का अधिकार है, उनको उनसे अलग करना। तो ये प्रक्रिया चलेगी। उस प्रक्रिया के लिए क्या करना चाहिए वो गवर्नमेंट उचित समय पे वो जरूर बताएगी। लेकिन इस समय एसआईआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से कम जो सबसे पहला अधिकार है वोट डालने का अधिकार, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो हमारे यहाँ लगातार इलेक्शन चलते रहते हैं, स्टेट में, लोकल निकाय में, नेशनल लेवल पे। तो कम से कम इमीडिएटली ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके वोट के अधिकार से या वोट की प्रक्रिया से अलग करना वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद नहीं, लेकिन slowly- जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, आप कह रहे हैं कि क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर एजम्पशन हम फिर भी ले लें कि चलिए ठीक है, आपस में स्टेट इंटेलिजेंस और सेंटर का जो इंटेलिजेंस है वो शेयर हो जाएगा और आप इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर बचा देंगे। अब पश्चिम बंगाल का क्या करें, उन स्टेट्स का क्या करें, झारखंड का क्या करें, इन सारी स्टेट्स का क्या करें जहां पर बीजेपी की सरकार ही नहीं है, वहां पर क्या आपको लगता है इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालना इतना आसान होगा बीजेपी के लिए? पलक जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि संविधान की ताकत की वजह से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री अरे बनता है, खेमचंद जी, मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए। पलक सहगल, भारतीय नागरिक, जिसके पास अभी प्रूफ है एक आधार कार्ड, ठीक है, मेरे पास आधार कार्ड प्रूफ है जो मुझे एक नागरिक बनाता है इस देश का। पासपोर्ट किसी की मर्जी है, कोई आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है तो उसने आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट बना लिया गया, और फिर पैन कार्ड भी जो है वो आप हम देख सकते हैं कि कंपल्सरी नहीं है कि किसी के पास हो किसी के पास नहीं हो। अब मुझे एक बात बताइए, मुझ में और उस इलीगल इमिग्रेंट में क्या अंतर है? उसके पास भी आधार कार्ड है, मेरे पास भी आधार कार्ड है। ये तो सरकार को अंतर देखना पड़ेगा ना कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसके पास बेसिक सर एटलीस्ट उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड तो ना हो ताकि आप उसे चिन्हित कर सके। पलक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन नहीं, हम सर सवाल अच्छे ही पूछते हैं, जवाब अच्छे चाहते हैं। मैं जवाब भी अपनी कोशिश के अनुसार कैपेसिटी में अच्छा देने की कोशिश करूंगा। आधार कार्ड मेरी समझ से या जो मैंने पढ़ा है उसकी समझ से नागरिकता का कोई सर्टिफिकेट नहीं, एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ली गई है। क्यों नहीं है सर, क्यों क्यों नहीं नहीं है? है सारी इन्फॉर्मेशन हमारी? नहीं, सारी इंफॉर्मेशन नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? दैट्स द क्वेश्चन, यही तो सवाल है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये तो फिर policy सर makers मुझ ने में जब और आधार उस बनवाया- इलीगल इमिग्रेंट में या आप में और उस इलीगल इमिग्रेंट में क्या फर्क है सर? लेट मी कंप्लीट। आप में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। आप में नहीं, वो जब तो हमारी पलक जी से अंतरात्मा जानती है ना, सरकारी दस्तावेजों में क्या नहीं, अंतर है? अंतरात्मा भी नहीं, अंतरात्मा की जरूरत नहीं है। पलक जी के पिताजी, पलक जी के दादाजी कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, जब आप रूट्स देखेंगे तो वहां पे आराम से वो ट्रेस हो जाएंगे कि पलक जी के दादाजी कहाँ रहते थे, पिताजी कहाँ रहते थे, पिताजी किस स्कूल से पढ़े थे, दादाजी किस स्कूल से भी नहीं पढ़े तो उनके पास राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड भी नहीं होगा तो उनके पास खेत होगा तो खेत के रेवेन्यू स्लिप होंगी, खेत भी नहीं होगा तो किस गांव में रहते थे, किसके आसपास रहते थे, वो सारा ट्रेस हो जाएगा। अगर पलक जी की जगह एक्सवाइजेड कोई व्यक्ति है, उनसे पूछे आपके पिताजी कहाँ रहते थे, दादाजी कहाँ रहते थे, अगर वहां वेरीफाई किया जाएगा कोई भी रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड, के शर्मा जी बोलिए। रिकॉर्ड होते हैं, रेवेन्यू के रिकॉर्ड शर्मा जी बोलिए। लोकल गांव के रिकॉर्ड होते हैं, राशन कार्ड होता है। ठीक है खेमचंद जी, के शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, उनको नहीं, जवाब के दे शर्मा जी दीजिए। लंबा बोल चुके हैं। कोई और, बात नहीं सर, आपको मैं- भी लंबा बोलने का वक्त दिया हमने, ऐसी बात नहीं है, ऐसे आरोप जी, मत जी, लगाइए, दो ही thank तो you। गेस्ट हैं। बोलिए के जी शर्मा जी। जैसे आपके पिताजी भारतीय नागरिकता का है सबूत उनके पास, आपकी माता जी के पास है, आपके पास जो है हमारे खेमचंद जी के पास सिर्फ आधार कार्ड है। सवाल है, देखिए सुन लीजिए, और आपके पास अब नहीं है, तो आपने कहा कि माता पिता के हिसाब से आप हो जाएंगे भारतीय नागरिकता, बट मेरे केस में माता पिता जो है वो भारत के नागरिक हैं, उनको माना जा रहा है, बेटी को नहीं माना जा रहा है, जिसका केस मैं एसएलपी फाइल कर रहा हूं और आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा एसएलपी कॉपी विथ एविडेंस। अब बताइए क्या गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फिर भी उसको डिसमिस कर दिया, उसको मान्यता नहीं दिया। इसका मतलब तो आप अपने आप कह रहे हैं। पलक जी, कैन आई रिस्पॉन्ड प्लीज, कैन आई रिस्पॉन्ड? हाँ, बोलिए बोलिए खेमचंद जी। कह रहे हैं, बोलिए। इसके लिए तो क्लियर हमारा संविधान और हमारा कानून कहता है कि किन केसेज में बच्चा यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता। अगर पेरेंट्स यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। अरे सुन लो मेरे भाई, लेट मी कंप्लीट नाउ प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपने सवाल पूछा के शर्मा जी, उन्हें जवाब देने दीजिए।
अगर मैं और मेरी पत्नी यूएस चले जाते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमने भारत की नागरिकता नहीं दी है, हम वहाँ पे एनआरआई है और हमारा बच्चा वहाँ पे पैदा होता है और हमने उसको इंडियन नागरिकता देने की वजह, क्योंकि बाई बर्थ जो नागरिकता यूएस की रहती है, हमने वो ऑप्ट इन कर ली, तो ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे भारत में आता है और वो कहता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स भारतीय हैं तो मैं बाई डिफॉल्ट इंडियन हो जाऊंगा, डुअल It आप won't सिटीजनशिप possible. नहीं ले सकते। उसके लिए तो नहीं ले सकते। अगर वो कोई विदेशी है, आपके नेताओं के बारे में भी है, मैं नाम नहीं लूंगा कि वो भी दो ड्यूल सिटीजनशिप के साथ घूम रहे हैं, उन पर भी केस चल रहा है, पता चल जाएगा। तो ड्यूल सिटीजनशिप हमारे देश में अलाउड नहीं है। तो आपका जो केस है सबसे पहले तो ड्यूल सिटीजनशिप में फॉल करता है, फिर लैक ऑफ, अगर हमें खुद ही अपने बच्चे को एक्नॉलेज नहीं करता, मैं कहीं उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाता, कोई स्कूल में एडमिट नहीं करता या कोई भी उसको कहीं आइडेंटिफाई नहीं करता इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो पेरेंट्स की गलती है। तो उसको अगर एस्टेब्लिश किया जाएगा ठीक है, तो उसको मिलेगी के नागरिकता। शर्मा जी, के शर्मा जी, देखिए उनका सवाल, उन्होंने जो जवाब दिया है उसका आप भी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि अगर माता पिता इंडियन हैं और जब आप बाहर किसी कंट्री में चले गए और वहां पर उसका जन्म हुआ और उसे उस कंट्री की नागरिकता मिली, अब मैक्सिमम कंट्रीज की ये पॉलिसी रहती है सिटीजनशिप को लेकर कि आप डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं, तो वो भारत में फिर मान्य कैसे होगा? आपको एक की तो सिटीजनशिप गंवानी पड़ेगी ना। मेरा जो केस है वो टोटली डिफरेंट है। सर का थोड़ा सा वॉल्यूम अप कीजिए, बोलिए के शर्मा जी। मेरा केस जो है वो ये नहीं है, वो कभी आज तक विदेश में सिटीजनशिप लिया ही नहीं, डुअल की बात नहीं हो रही है। उनकी बेटी जो है वो इंडिया में ही पढ़ी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसके हस्बैंड को भी मान्यता प्राप्त है, उसकी भाई को भी प्राप्त है, उसके बहन को भी प्राप्त है, सिर्फ उसको नहीं प्राप्त है। जो डॉक्यूमेंट मांगा गया उसके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अलावा और माँ बाप के वोटर लिस्ट के अलावा खुद का वोटर लिस्ट में नाम था, वो लिस्ट उन्होंने दिया और जो वोटर लिस्ट है, फिर भी ये केस हमारा कुछ और है, खेमचंद जी जवाब कुछ और कर रहे हैं, वो घुमा रहे विदेश चले गए, इंडिया में आ जाइए। खेमचंद जी आप बिहार से बिलोंग नहीं करते, इसलिए बिहार की समस्याओं को नहीं समझ सकते। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और एसआईआर के इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। तो देखिए बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है और शुरुआत जो है वो उन राज्यों से होगी, वो राज्य जहां पर 2025-26 में विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। 4 बजे पता चल जाएगा आज जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि आखिर क्या प्रक्रिया एसआईआर की पूरे देश को लेकर होगी।